हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, बाय एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड से डबली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एनालिसिस में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जो बीम रहेगा, डबली रीइंफोर्स्ड बीम रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, सेक्शन को कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं हम। उसका कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स पता करेंगे और टेंसाइल फोर्स को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। तो यहाँ पर हम यानी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं किसका, डबली रीइंफोर्स्ड बीम का। तो फर्स्टली देखते हैं कि हमको जैसे हम कि फर्स्टली सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को हम ऑलरेडी कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, यानी पढ़ लिया है अच्छे से। यानी जो उसमें मोमेंट जो आता था एमयू लिमिटिंग, ठीक है, यही तो जो कम पड़ जाता अप्लाइड मोमेंट से, जो अप्लाई किया गया था उससे मोमेंट अगर कम होता था तो तभी तो हम क्या करते, तभी तो जाते थे डबली रीइंफोर्स्ड बीम में, तभी तो हम डबली रीइंफोर्स्ड में जाते थे। ठीक है, तभी तो हमको डबली रीइंफोर्स्ड बीम की नीड होती थी। नहीं तो अगर एमयू लिमिटिंग से जितना सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था उसमें जितना लोड बियर कर रहा था, मतलब सॉरी लोड की वजह से जितना मोमेंट बियर कर रहा, मतलब टोटली जितना मोमेंट ये रजिस्ट कर पा रहा था, यानी जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था, प्रतिरोध आघूर्ण, अगर उससे कम होता अप्लाई किया गया मोमेंट प्रतिरोध, तो क्या करते, यही अप्लाई कर देते ना। तो यही सिंगली रीइंफोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं ना। तो देख लेते हैं इसको हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को एनालिसिस करने के लिए देखते हैं। फर्स्टली क्या करेंगे, जो अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन जोन में, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में क्या करते थे, स्टील को डालते थे। ठीक है, यहाँ पर बीम को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 बार था। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 बार है सिर्फ, और यहाँ पर मान लो कितना, 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर 4 या 5 बार है। ठीक है, 5 बार है मान लो यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बार है, यानी ये जो स्टील है इसको कैसे डिनोट किया था, इसको बताया था ASC से, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। इसको कैसे बताया था, AST से, यानी एरिया ऑफ टोटल, ये AST है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, डेप्थ कितनी थी, टोटल डेप्थ कैपिटल D थी, टोटल डेप्थ की बात कर रहे थे तो ये कितनी थी, कैपिटल D। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी, स्मॉल d थी, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d थी। ठीक है, ये टॉप में जो कवर था ये D डैश था, टॉप में जो कवर था D डैश था। ठीक है, जो बॉटम में कवर था वो EC था, जिसको जो पहले से हम स्टार्टिंग से मानते हुए आए हैं, यही कंसिडर करते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। फर्स्टली अगर हम इसको अगर हम क्या करेंगे, एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड में जितना बीम, यानी ये जो रजिस्ट कर रहा है ये एमयू लिमिटिंग करेगा, क्योंकि सॉरी एमयू करेगा, यानी जितना अप्लाई किया गया है उसको टोटल को रजिस्ट करेगा। लेकिन जब सिंगली जब था तो कितना रजिस्ट कर पा रहा था, एमयू लिमिटिंग कर रहा था ना। एमयू लिमिटिंग कम पड़ गया था, जितना उसका लिमिट था वो कम था, किससे, जितना अप्लाई करा गया था। तो टोटल अप्लाई वाले को टोटल ये बियर कर रहा है। तो यानी जो अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड भी मान लो कितना बार था, मान लो 1 2 बार का था, या 3 बार मान लो। ठीक है, 3 बार यहाँ पर था, 3 बार था, तो ये क्या है, ये बियर नहीं कर पा रहा था टोटल को। ठीक है, यानी ये टोटल को बियर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कंप्रेशन में मान लो 3 बार मान लेते हैं। ठीक है, कंप्रेशन में 3 बार मान लेते हैं। तो ठीक है, हाँ, तो क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे थे अभी कि ये 3 बार जब था सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था। ये अभी क्या है, ये अभी ये है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ये जब नहीं बियर कर पा रहा था तभी तो इसको डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड किया गया। यानी जब क्या किया गया, जब ये नहीं बियर कर पाया तो इसको में क्या किया गया, एक कुछ स्टील कंप्रेशन और टेंशन में बढ़ा दिया गया, कुछ स्टील कंप्रेशन और टेंशन में बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं कितना, ये 5 हो गया था, 3 2 5, यानी 3 पहले था, 2 बार टेंशन में बढ़ा दिया गया, 2 बार टेंशन जोन में बढ़ा दिया, और 3 बार कंप्रेशन जोन में बढ़ा दिया गया। ठीक है, 3 बार कंप्रेशन जोन में बढ़ा दिया गया।
यानी अभी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल कंक्रीट है, ठीक है, कंप्रेसर जोन में टोटल कंक्रीट है, ये हमारा मान लो न्यूट्रल एक्सिस है कहीं पर, ठीक है, यहीं पर न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है। तो कंप्रेशन जोन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, टोटल कंक्रीट ही है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम अभी है यहाँ पर। अगर इसी में क्या करेंगे थे, स्टील को बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पर अभी देखें तो क्या है, यहाँ पर टोटल स्टील ही है, तो यानी यहाँ पर क्या है, टोटल कंक्रीट ही है, यहाँ पर कंक्रीट ही है, टोटल कंक्रीट है। यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, यहाँ पर नो कंक्रीट, यहाँ पर केवल स्टील डाला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एनालिसिस क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि अभी इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, कैसे करके, क्योंकि एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था जो कि नहीं बियर कर पाया था, एमयू लिमिटिंग तक गया था, ये एमयू लिमिटिंग तक, कहाँ तक, एमयू लिमिटिंग तक, ठीक है। लेकिन एमयू लिमिटिंग ग्रेटर था एमयू से, एमयू लिमिटिंग लेस था एमयू से, यानी जितना अप्लाई किया गया था उसके लिमिटिंग से ज़्यादा अप्लाई कर दिया गया था, तो टोटल को ये वियर कर पा रहा है, यानी ये क्या है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। तो ये क्या, ये कितना मोमेंट को रजिस्ट कर रहा है, ये एमयू को रजिस्ट कर रहा है, यानी ये टोटल एमयू को रजिस्ट कर रहा है, और ये किसको रजिस्ट कर पा रहा है, एमयू लिमिटिंग को, यानी कि जो एक्स्ट्रा मोमेंट था, जो एमयू लिमिटिंग मान लो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कर लिया था रजिस्ट, लेकिन जो एक्स्ट्रा मोमेंट था यानी एमयू टोटल अप्लाई किया गया था, उसमें से एमयू लिमिटिंग को घटा दो, क्योंकि एमयू लिमिटिंग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम रजिस्ट कर गया था, तो ये जो है कितना रजिस्ट करेगा, जो एक्स्ट्रा स्टील डाला गया है, एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग को रजिस्ट करेगा। तो ये क्या है, ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। इसी को हम क्या करे हैं, इसी को समझने के लिए देखे थे, फर्स्टली कैसे चेक किए थे, क्योंकि हमको याद है कि पिछले लेक्चर में देखा था, क्या 2 क्वेश्चंस करे थे जिस पर क्या देखे थे, यही चेक करे थे कि एमयू लिमिटिंग जो था, अगर एमयू लिमिटिंग लेस था, एमयू लिमिटिंग लेस था जो अप्लाई किया गया था, यानी कि जितना इसका बियर करने की कैपेसिटी थी, रजिस्ट करने की कैपेसिटी थी, मोमेंट को, लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी थी, वो अगर कम था अप्लाई वाले से, तो क्या करते थे, हेल्प लेते थे और स्टील का, यानी टेंशन और कंप्रेशन में, टेंशन और कंप्रेशन में बढ़ा देते स्टील को, यानी क्या बन जाता था, ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम बन जाता था, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखेंगे, यानी हम अब कंप्रेसिव यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स को एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसका हम स्ट्रेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेन डायग्राम भी साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो। स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऐसे और समथिंग ये, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कितना आएगा, मैक्सिमम कितना बताया 0.0035, और यहाँ पर कितना बताया था 0.002, और यहाँ पर जहाँ पर स्टील डाला गया है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ भी तो समथिंग होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा, यहाँ पर स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन एस सी, ठीक है। और ये डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ कितनी है, ये है हमको पता है डी डैश, ये पता है हमको डी डैश, ये देखो, ठीक है, ये पता है डी डैश होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, जिससे कि थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जिससे कि समझ में ज़्यादा आए, ठीक से आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि एमयू लिमिटिंग कैसे कैलकुलेट करते थे, एमयू लिमिटिंग करते थे, कैलकुलेट कैसे करते थे, एमयू लिमिटिंग 0.36 FCK B N2 XU और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ठीक है, XU लिमिटिंग, ठीक है, XU लिमिटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर कैलकुलेट करते थे हम एमयू लिमिटिंग, और जो अप्लाइड मोमेंट था एमयू अप्लाइड मोमेंट था, उसको देख लेते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते थे, उसको कैलकुलेट करते थे WL²/8, इससे कैलकुलेट कर लेते थे। हमको क्यों नीड पड़ती थी सिंगल डबली की, जब एमयू यानी एमयू की वैल्यू यानी अप्लाइड मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती थी एमयू लिमिटिंग, जितनी लिमिट होती थी हमारी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की। ये सिंगली रीइंफोर्समेंट का ही तो फार्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का।
तो जब एमयू ग्रेटर हो जाती थी एमयू लिमिटिंग से, तभी तो हमें सिंगली रीइंफोर्समेंट वहां पर फेल हो जाता है, तो डबली रीइंफोर्समेंट की नीड होती है। तो यहाँ पर मान लो कि एमयू लिमिटिंग एमयू ग्रेटर है, मान लो कितना मान लें, एमयू ग्रेटर मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लो जिससे कि थोड़ा समझ सके, इजली समझ में आए। मान लो हमारा 150 किलो न्यूटन मीटर था, ठीक है, 150 किलो न्यूटन मीटर था जो अप्लाई किया गया मोमेंट, ठीक है। और हमारा जो ये बीम का लिमिटिंग वैल्यू थी कितनी थी, मान लो ये वैल्यू 105 थी या 110, मान लो 110 किलो न्यूटन मीटर थी, ठीक है। यानी 110 किलो न्यूटन इसका क्या था, लिमिट था। लेकिन कितना लग गया इस पर मोमेंट लग गया 150 किलो न्यूटन। किसकी वजह से लगा है, लोड की वजह से कितना लग गया, 150 किलो न्यूटन मीटर लग गया। और जो इसकी वो थी लिमिट थी 110 थी, ठीक है। यानी कितना एक्स्ट्रा अब प्रोवाइड कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जो लिमिट था उससे कितना एक्स्ट्रा ज्यादा चला गया, 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन कौन बियर करेगा, 40 किलो न्यूटन जो ये एक्स्ट्रा स्टील डाला गया है, ठीक है, कंप्रेशन और टेंशन जोन में, तो ये बियर करेगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा डाला गया है स्टील वो बियर करेगा। यानी कि अब क्या बन गया, डबली रीइंफोर्स्ड बीम बन गया, ठीक है। यानी लिखेंगे यहाँ पर कितना, एमयू लिमिटिंग कितनी है, मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। एमयू लिमिटिंग हमारी 110 किलो न्यूटन मीटर था, जो कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इसको बियर कर रहा है, ठीक है। और जो अगर ये नहीं बियर कर पाएगा, लिमिटिंग से ज्यादा अप्लाइड हो गया, अप्लाइड कितना था, अप्लाइड टोटल था 150 किलो न्यूटन मीटर, 150 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो ये नहीं बियर कर पाया जो सिंगली रीइंफोर्समेंट, तो कौन बियर करेगा, जो एक्स्ट्रा स्टील डाला गया। यानी कितना, इतना है, यानी एमयू में से एमयू लिमिटिंग को घटा दो, एमयू कितना है 150, यानी 150 माइनस 110 यानी 110 घटा दो, कितना हो गया 40 किलो न्यूटन मीटर जो एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन लोड को करेगा, ये करेगा एक्स्ट्रा जो स्टील डाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, XU है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम कंप्रेसिव फोर्स को और टेंसाइल फोर्स को। यानी इसमें कंप्रेशन C1, यहाँ पर मान लो C1 और T1 बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिटिंग, यानी यहाँ पर बैलेंस सेक्शन मान के ही तो ये कैलकुलेट किया था लिमिटिंग वैल्यू एमयू लिमिटिंग को, ठीक है। और यहाँ पर C1 C2 T2 मान लो है, यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है कंप्रेसिव फोर्स C2 है, टेंसाइल फोर्स T2 है। यानी यहाँ पर स्टील है, जो 3 स्टील है, इसको मान लो कितना है, AST1 है, ठीक है, AST1 मान लो, इसको क्या मान लोगे, AST2 मान लो, ठीक है। टोटल AST1 प्लस AST2 कितना हो जाएगा, AST हो जाएगा, ठीक है। AST1 प्लस AST2 क्या हो जाएगा, AST के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल AST है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था तो AST1 लग रहा था, AST2 को बढ़ा दिया और ASC को बढ़ा दिया, ये क्या है, ASC है, ठीक है, ASC कंप्रेसिव फोर्स में स्टील, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर C1 C2 को, देखो C1 C2 को ऐड कर देंगे, C1 को कैलकुलेट कर लें, C2 को कैलकुलेट कर लें, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। T1 को ऐड कर लें और T2 को ऐड कर लें, यानी टेंसाइल फोर्स फर्स्ट वाले को देख लें, टेंसाइल फोर्स सेकंड को देख लें, तो क्या हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं C1 और C2 को, फर्स्टली C1 और C2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C1 को देखेंगे, C1 क्या हो जाएगा, यही तो है C1 सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वाला। तो C1 क्या है, 0.36 FCK B इंटू XU हो जाएगा, ठीक है, B इंटू XU हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU हो गया। ये कंप्रेसिव फोर्स किसका हो गया, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, इसका हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है जो एमयू लिमिटिंग जो बियर कर रहा है रजिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेसिव का, जहां पर कंक्रीट है। अब हम C2 देख रहे हैं, अगर हम C2 देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, कंक्रीट को हटाया गया है। कंक्रीट को अगर हटाया गया है तभी तो इसको डाल पाएंगे, यानी कि कंक्रीट पहले जितना स्टील ये कंप्रेशन साइड में जितना
जितना स्टील है, अगर इसको अभी यहाँ पर तो कंक्रीट नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे इसको, जब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ के कंक्रीट को जितना स्टील का एरिया है, ये स्टील का एरिया है जो ASC, उतना एरिया तो हटाएंगे ना, तब फिर इसको इंसर्ट करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको C2 को लिखो, पहले क्या होगा एरिया इंटू स्ट्रेस, ASC इंटू FSC मान लेते हैं यहाँ पर जो FSC, ठीक है, ASC एरिया ऑफ कंक्रीट इन स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन स्टील हो जाएगा। दूसरा चीज है टेंसा, ये क्या है स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस होता है ना, फोर्स एरिया इंटू स्ट्रेस, तो एरिया का हो गया किसका, कंप्रेसिव रीजन में जो स्टील आ रहा है उसका एरिया इंटू कंप्रेसिव जोन में जो स्ट्रेस आ रहा है, कंप्रेसिव जोन में जो स्ट्रेस आ रहा है किसकी वजह से, इस स्टील की वजह से, उसका स्ट्रेस हो गया, माइनस किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे यहाँ पर कंक्रीट के जो कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसको तो हटाएंगे ना, माइनस 0.446 एफसी के इंटू क्या होगा ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, जितना एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन रीजन इंटू स्ट्रेस, ये जो यहाँ पर हटाएंगे उसको यहाँ पर घटाना तो पड़ेगा, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है ASC कॉमन आ रहा है, तो ASC को कॉमन ले लो, FSC माइनस 0.446 FCK, ठीक है। अब हम यहाँ पर C1 और C2 को ऐड कर लें, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा ना, इसका कंप्रेसिव फोर्स C1 है, इसका कंप्रेसिव फोर्स C2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा ना, टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी कि कुल संपीड़न बल, ठीक है, कुल संपीड़न बल कितना हो जाएगा, FC, जिसे हम डिनोट करते हैं कंप्रेसिव फोर्स, C1 प्लस C2, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 0.36 FCK B इंटू XU प्लस ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, क्या हो जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आया 0.36 FCK BXU प्लस ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK, ठीक है। ये क्या हो गया टोटल कंप्रेसिव फोर्स, इसको याद रखेंगे क्योंकि टोटल कंप्रेसिव फोर्स को प्लस को बराबर कर देंगे टोटल टेंसाइल फोर्स को, तभी तो क्या ज्ञात करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट चीज है ये, फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर अब देख लेते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स को हम कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। 0.36 FCK भी पता है, B पता रहेगा, XU अगर पता रहेगा, ASC भी और FCK, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यूज है जिसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना है, FSC, ठीक है। FSC क्या है, ये है स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीजन, यह है स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीजन, ठीक है, ड्यू टू स्टील, कह सकते हैं इसको टेंसाइल नहीं, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, FSC को कहेंगे, इसको डिनोट करेंगे, FSC को स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेसिव या कंप्रेशन स्टील, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे डी डैश बाई डी के रेशियो में। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बात करें कि माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील में इसको डायरेक्टली देख लेते हैं ग्राफ के द्वारा। इसकी वैल्यू जो होती है, माइल्ड स्टील का ग्राफ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, यानी ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में देख लेते हैं, ये वैल्यूज समथिंग ऐसे ही जाती है, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनता है।
तो यानी ए एफ वाई है। अगर इसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, एफ वाई को 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.87 एफ वाई। तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें एफ एस सी की वैल्यू हो जाएगी माइल्ड स्टील के लिए, एफ एस सी की वैल्यू होगी 0.87 एफ वाई, ठीक है। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। माइल्ड स्टील के लिए तो बहुत इजीली 0.87 एफ वाई यहाँ पर पुट कर देंगे। माइल्ड स्टील यानी Fe 250 के लिए, Fe 250 के लिए तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 0.87 एफ वाई। लेकिन Fe 415 और Fe 500 के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे वैल्यू एफएससी की कैलकुलेट करेंगे? डी डैश बाई डी के आधार पर, ठीक है, डी बाई डी डैश के आधार पर एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करेगा जब डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी डिफर करेगी, यानी 0.05 से लेके 0.20 तक। तो देख लेते हैं स्टील ग्रेड, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टील ग्रेड देख लेते हैं कौन सा स्टील ग्रेड रहेगा और कितनी वैल्यू रहेगी डी बाई डैश की, तो कौन सी वैल्यूज आएगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर Fe 415 की, Fe 250 की तो बता ही दिए हैं कितनी आएगी वैल्यू 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर होगा डी डैश बाई डी का अनुपात, डी बाई डी डैश का अनुपात। बहुत इजी है, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर 0. जब डी डैश बाई डी की वैल्यू 0.05 होगी, 0.10, 0.15, 0.20, ठीक है। तो Fe 250 की वैल्यू अगर 0.002 आ रही है तो कितनी होगी 217, इसमें सबकी वैल्यू 217 ही होगी, ठीक है। Fe 415 के लिए यानी 0.87 एफ वाई पुट करेंगे तो कितना आएगा 217 ही आएगा, ठीक है। अगर Fe 415 हो तो कितना आएगा Fe 415 आएगा। तो एफएससी की वैल्यू कितनी आएगी, ये एफएससी की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 217 लिखे हैं ये 0.87 एफ वाई होता है इसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, Fe 250 के लिए, ठीक है। तो यानी कि कैलकुलेट करेंगे 0.87 एफ वाई तो यही आएगा 217, ठीक है। और Fe 415 के लिए देख लेते हैं, ये होती है 355, 353, 342 और 329, ठीक है। Fe 500 की देख लेते हैं, Fe 500 की देख लेते हैं वैल्यू, ये होती है 424, 412, 395 और 370। इसे हम इसको देख के हमें पता चल रहा है कि यानी कि अगर ये माइल्ड स्टील है तो कोई इशू नहीं, 217 रखेंगे, कितना भी डी डैश बाई डी की अनुपात होगी। डी डैश क्या होता है, डी डैश तो यही है वैल्यू ना, डी डैश की वैल्यू यही है, ये डी डैश की वैल्यू है ये, और स्मॉल डी की वैल्यू ये स्पैन लेंथ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ होगी, ठीक है। तो डी डैश बाई डी को कैलकुलेट करके एफएससी की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। एफएससी की वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी कि देखो Fe 250 यूज कर रहे हैं तो 200 प्लस रहेगा, 200 समथिंग रहेगा, कितना 217 रहेगा। Fe 415 है तो इसमें ये है 350 के करीब वैल्यू रहेगी, लगभग आसपास 350 के आसपास ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। Fe 415 में कितनी रहेगी 350 के आसपास। Fe 500 में एफएससी की वैल्यू रहेगी कितनी 400 के करीब, ठीक है, 400 के आसपास रहेगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को अभी जस्ट कैलकुलेट करा है, ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स को। टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्टली इसको T1 को कैलकुलेट करेंगे, फिर T2 को कैलकुलेट करेंगे। T1 के लिए क्या हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, स्टील का एरिया इंटू
स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा 0.87 FY इंटू AST1, ठीक है। दूसरी बार क्या होगा 0.87 और T2 होगा, यानी स्टील का एरिया T1, यानी पहले देखो T1 को कैलकुलेट कर लो, कितना होगा 0.87 FY, ये हो गया क्या स्टील का स्ट्रेस टेंशन रीजन में, इंटू एरिया ऑफ स्टील AST1। सेकेंड चीज देख लो T2 को कैलकुलेट करने के लिए 0.87 FY इंटू AST2। टोटल टेंसाइल फोर्स देख लो, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2, टेंसाइल फोर्स T1 प्लस T2, यानी कुल तनन बल। तो इस पे टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे T1 और T2 को, 0.87 FY AST1 प्लस 0.87 AST2 FY, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें 0.87 FY कॉमन रहेगा, AST1 और प्लस AST2 दोनों को मिला के क्या हो जाएगा AST हो जाएगा, ठीक है। AST1 और AST2 तो क्या हो जाएगा टोटल फोर्स क्या आ गया 0.87 FY AST, ठीक है। कितना आ गया 0.87 FY AST, यानी ये क्या आ गया टोटल टेंसाइल फोर्स, यानी कुल तनन बल, ठीक है। टी क्या है कुल तनन बल है। कुल तनन बल कितना आ गया 0.87 FY AST। अब इसके बाद में टोटल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हमें देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेन को ज्ञात करना है, जहां पर स्टील डाला गया है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये, यानी कंप्रेशन साइड में, ये कंप्रेशन साइड में अगर स्टील डाला गया है, ठीक है, कंप्रेशन साइड में यहाँ पर स्टील डाला गया है, तो यहाँ पर भी तो स्ट्रेन समथिंग जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर 0.002 है, या न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, यहाँ पर 0.002 है, 0.002 है, और यहाँ पर क्या होगा एप्सिलॉन SC, यानी कंप्रेशन जोन में स्टील के कारण क्या है स्ट्रेन, कंप्रेशन जोन में स्टील के कारण क्या है स्ट्रेन, और ये क्या है जो टॉप फाइबर पर है मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पर, यानी टॉप फाइबर पर कंप्रेशन साइड में 0.003 है। तो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करना हो एप्सिलॉन SC को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं साइड में, ठीक है, यहीं पर साइड में देख लेते हैं, देखो कैसे होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपान ये डेप्थ, यानी ये डेप्थ अपान ये डेप्थ, और इक्वल टू हो क्या होगा, इक्वल टू इसके क्या होगा ये डेप्थ अपान ना ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस, मीन्स ये डिस्टेंस अपान ये डेप्थ, ये डिस्टेंस अपान ये डेप्थ, यानी इस ये बटाइए इक्वल टू ये बटाइए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 0.0035 अपान ये डेप्थ कितना है XU है, इक्वल टू ये अपान ये, तो ये है एप्सिलॉन SC अपान ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, डेप्थ कितना है XU माइनस डी डैश, ठीक है, XU माइनस डी डैश। अब देख लेते हैं आगे, XU माइनस डी डैश हो गया, तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन SC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.0035 माइनस ऊपर ये जाएगा XU माइनस डी डैश, तो XU से XU डैश कट जाएगा, तो 1 माइनस डी डैश XU एप्सिलॉन SC, यानी स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, स्ट्रेन जहां पर स्टील डाला गया है वहां पर कितना होगा यही होगा एप्सिलॉन SC, स्ट्रेन इन कंप्रेशन साइज ड्यू टू स्टील कितना होगा 0.0035 ब्रैकेट में 1 माइनस डी डैश अपान XU, ठीक है, ये होगा स्ट्रेन। तो अभी तक हम क्या किया है, अभी तक कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट कर ले गए हैं, मीन्स कि टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होगा, टेंसाइल फोर्स टोटल ये होगा, कंप्रेसिव टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारा होगा ये वैल्यूज थी ये, ठीक है।
तो ये होगा एफ यानी टेंसाइल फोर्स इन एफ से कर देते हैं डिनोट एफ टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको कैलकुलेट करना होगा जब टोटल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब कैलकुलेट करना होगा अगर डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स के इक्वल करा देंगे, ठीक है, टेंसाइल फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स के इक्वल करा देंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू को अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक्स यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर करा देंगे कंप्रेसिव फोर्स को और टेंसाइल फोर्स को, कंप्रेसिव फोर्स को करा देंगे इक्वल टेंसाइल फोर्स के, ठीक है, टेंसाइल फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स के इक्वल करा देंगे। कंप्रेसिव फोर्स को, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को क्या कैलकुलेट करा है इसको कैलकुलेट 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू प्लस ए एस सी एफ एस सी माइनस 0.446 एफ सी के, ठीक है, इक्वल टू करा देंगे इसके यानी 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है, ए एस टी। अब यहाँ पर हमें एक्स यू को कैलकुलेट करना है, यानी इसको केवल यही वैल्यू अननोन है और सब वैल्यू मुझे यहाँ पर नोन है, तो एक्स यू के बराबर कर देंगे 0.87 एफ वाई ए एस टी माइनस, इसको उधर भेज दो, ए एस सी ब्रैकेट में एफ एस सी माइनस 0.446 एफ सी के, ठीक है, इधर प्लस में था उधर चला गया माइनस में, अब ये मल्टीप्लाई में है ये पार्ट तो इस जाएगा डिवीजन में 0.36 एफ सी के बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स यू की, एक्स यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इजिली, ठीक है, कैलसी में वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा एक्स यू की, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है, वास्तविक बल शून्य या वास्तविक उदासीन गहराई, वास्तविक उदासीन गहराई, यानी डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्स यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में हमको पता करना होगा सेक्शन कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है कि कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स यू को कैलकुलेट कर लिया, अब करेंगे चेक फॉर सेक्शन, उसके बाद में करेंगे चेक फॉर सेक्शन, चेक फॉर सेक्शन, सेक्शन को कैलकुलेट करना है तो एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को क्या कर देंगे, एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को कंपेयर करा देंगे, लिख देंगे कंपेयर या तुलना करो किसकी, एक्स यू की तथा एक्स यू लिमिटिंग की, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स यू लिमिटिंग अगर एक्स यू लिमिटिंग के बराबर रहेगा तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अगर एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। नेक्स्ट क्या है, एक्स यू अगर लेस देन होगा एक्स यू लिमिटिंग से तो क्या हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। उसके बाद में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमको पता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, तो यहाँ पर वैल्यू जो यूज करेंगे यानी दोनों में से कम वाली वैल्यू यूज करेंगे, यानी दोनों में से कम वाली वैल्यू ही यूज करेंगे, यानी यहाँ पर एक्स यू का उपयोग करेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो एक्स यू लिमिटिंग का करेंगे उपयोग, एक्स यू लिमिटिंग यानी यही तो छोटा है दोनों में से तो छोटे वाली वैल्यू की ही यूज करेंगे, तो एक्स यू लिमिटिंग का उपयोग करो, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस सेक्शन है, इसमें दोनों सेम है, एक्स यू या एक्स यू लिमिटिंग कोई भी वैल्यू यूज करो, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
का फार्मूला लगा देंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। अगर कंप्रेशन साइड में देखें तो वहां पर ड्यू टू कंक्रीट, एक है कि कंक्रीट की वजह से एक का चेक करना पड़ेगा, दूसरा है जो स्टील की वजह से, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कंप्रेशन साइड में फर्स्टली क्या देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तक यहां पर इसमें कैलकुलेट करा था C1, यानी होता है कंप्रेसिव फोर्स, यानी FC1 होगा, यानी यहां पर क्या लिखे थे C1 से डिनोट करते इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होगा, यही होगा। तो फर्स्टली क्या देख लेते हैं, C1 इंटू लीवर आर्म, लीवर LA1 कर दिए हैं डिनोट, ठीक है, लीवर आर्म 1। सेकेंड चीज, इसका कंप्रेसिव फोर्स जो इसकी वजह से हो रहा था, इसमें कंप्रेसिव फोर्स C2 आ रहा था, इसमें C1 इसमें C2, तो प्लस C2 इंटू लीवर आर्म सेकेंड का, ठीक है, लीवर आर्म सेकेंड का। तो यहां पर देख लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स C1 कितना आया था, C1 आया था वैल्यू, ये C1 आई थी वैल्यू, C1 की वैल्यू आई थी ये 0.36 FC के BXU, ठीक है। कितनी आई थी, 0.36 FC के 0.36 FC के B इंटू XU, ठीक है। इसमें लीवर आर्म क्या था, इसमें लीवर आर्म था जो इसमें लीवर आर्म था 0.42 पर लाई कर रहा था, यानी यहाँ पर समथिंग 0.42 कंप्रेसिव फोर्स का रिजल्टेंट लाई कर रहा था, यानी C यहाँ पर लग रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई क्या, लीवर आर्म फर्स्ट, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस ऊपर से 0.42 XU छोड़ के ये डिस्टेंस क्या हो गई, लीवर आर्म, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स इसमें देखते थे जब ये सिंगली रीइंफोर्स्ड होता था तो 0.42 के नीचे टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स और जहाँ पर टोटल टेंसाइल दोनों के टेंसाइल फोर्स दोनों के बीच की दूरी को ही कहते हैं लीवर आर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये हो गया पहले वाले का C1 और लीवर आर्म फर्स्ट वन पहला। दूसरा चीज सेकंड में देखेंगे तो C2 कितना आया था, C2 आया था ASC इंटू FSC माइनस 0.442 XU, सॉरी FC के। तो लिखेंगे ASC FC के माइनस 0.446 FC के, ठीक है। ये आ गई, ये FSC है, ठीक है। ये हो गया इंटू लीवर आर्म कितना होगा, इसमें लीवर आर्म देख रहे हैं हम, इसमें लीवर आर्म देख रहे हैं, ये D डैश यानी जहां पर स्टील है पड़ा है, तो D डैश ऊपर का छोड़ के, कवर छोड़ के, यानी यहाँ पर टेंसाइल, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील लग रहा है, तो दोनों की बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, लीवर आर्म। तो इसे लीवर आर्म सेकंड से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ कितनी है, स्मॉल, यहाँ से अगर देखें टोटल डेप्थ स्मॉल D है, यानी इफेक्टिव डेप्थ है, ऊपर से कवर हटा देंगे, किसमें, कंप्रेशन जोन में कवर हटा दें तो क्या हो जाएगा, लीवर आर्म सेकंड आ जाएगा। तो D माइनस D डैश, ये D डैश है ना ऊपर वाली डेप्थ, तो क्या हो जाएगी D माइनस D डैश। तो ये हो जाएगा क्या, कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन। तो इसको लिख लेते हैं। फाइनली क्या हमको मिला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कंप्रेसर जोन में 0.36 FC के BXU इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट वाले के यानी कंक्रीट में, जिसमें टोटल कंक्रीट को ही केवल एज्यूम करा है, उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया कंप्रेशन जोन में। सेकंड ASC FSC माइनस 0.446 FC के
डी माइनस डी डैश, ठीक है। ये किसकी वजह से हो गया, जहां पर कंप्रेशन जोन में स्टील डाला गया है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। टेंशन जोन में देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन, ठीक है। तो क्या होगा, यानी होगा T1, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स जो आ रहा है, फोर्स इंटू मोमेंट, फोर्स इंटू स्ट्रेस होगा, तो इसकी वजह से कितना आया है T1, एस T1 की वजह से T1 आया था, एस T2 की वजह से T2 आया था फोर्स। तो T1 इंटू लीवर आर्म फर्स्ट, लीवर आर्म फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड है, ये हो गया फर्स्ट, प्लस T2 इंटू लीवर आर्म सेकेंड, फार्मूला हो जाएगा 0.87, T1 का है हमको पता है वैल्यू 0.87 F1 AS T1, ठीक है। लीवर आर्म होगा D माइनस 0.42 XU, सेकेंड चीज है, सेकेंड वाले की वजह से 0.87 FY AS T2 इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंप्रेसिव यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स और स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन कहाँ पर, जहाँ पर स्टील है, तो इन सबको कैलकुलेट करने को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंप्लीट एनालिसिस मीन्स स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर वैसे बता दिया है, लगभग इसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस करा दी है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड या डबली रीइंफोर्स्ड बीम कैसे एग्जिट करता है, सिंगली से डबली क्यों कैसे हो जाता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसको देख लिया है यहाँ पर, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लिया है हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी कंप्रेशन और टेंशन जोन में, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट डे हम इसके डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, डिज़ाइन की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।